हेलो स्टूडेंट, आज हम जनरल नॉलेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में रिवाइज किया जाए, क्योंकि ये जो समय है वो रिवीजन के लिए मिला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य चैनल को सपोर्ट कीजिए, स्टडी जंक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए 84वां क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन की राज्यसभा के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की भी रचना की। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। नेक्स्ट है जयदेव लक्ष्मण सेन के राज दरबारी कवि थे और उन्होंने गीत गोविंद की रचना की। तो इस क्वेश्चन में हमने तीन क्वेश्चन को पढ़ा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई थे और लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव थे। और जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी बच्चों? जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। तो हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व में आए। हर्ष राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को अंधे युग के रूप में माना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उनका संपूर्ण राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। त्रिकोणात्मक संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच हुआ? गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया। तो 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीनी यात्री इत्सिंग 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। तो चीनी यात्री इत्सिंग ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। जो इत्सिंग था ये एक बौद्ध यात्री था जो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया, सुमात्रा तथा लंका होते हुए ताम्रलिप्ति पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत का अध्ययन किया। तो चीनी यात्री इत्सिंग ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंशों के राजाओं ने देश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ संघर्ष किया। तो कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ संघर्ष किया। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जिन्हें त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं, इनके बीच हुआ संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हा से ह्वेन और हा से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। और ह्वेनसांग की प्रमुख रचना कौन सी है? सी यू की है। इस समय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक पक्षों का ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्र का अध्ययन किया। उसका क्या नाम है? उसका नाम है ह्वेनसांग। और इसकी एक पुस्तक है जो मैंने अभी बताई थी, सी यू की। ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? सेम ह्वेनसांग नालंदा आया। और किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया।
गुप्तों ने कहाँ पर एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया? तो गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया। 4वीं शताब्दी के उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम था मगध में गुप्त वंश था, और इस वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुए मगध की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय किसको? का श्रेय गुप्त वंश को है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी था। व्याख्या देखते हैं। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राजाओं का उदय हुआ। अब बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, जिनमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। और गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की। और गुप्त वंश का सबसे वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम था। और गुप्तों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त। बट गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना। गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए हम श्रीगुप्त को लगाएंगे। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त साम्राज्य का संस्थापक वंश का शासक बना, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम बना। चंद्रगुप्त प्रथम एक शक्तिशाली शासक था, और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में गलत जोड़ी कौन सी है? तो राजचंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही। कनिष्क कुषाण वंश से है। बिंबिसार गुप्त वंश नहीं, बिंबिसार गुप्त वंश से नहीं है, गुप्तोत्तर से है। राजा राज चोल वंश से है। तो गलत जोड़ा कौन सा है बच्चों इसमें? बी, 95 का बी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की 544 ईसा पूर्व में। इसके पूर्व यहाँ बृहदत्त का शासन था। बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलन्ना, कौशल राज प्रसेनजित की बहन महाकोशला तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। तो बिंबिसार ने लिच्छवी शासक गुप्त काल के दौरान, इसकी वैवाहिक संबंधों द्वारा बिंबिसार लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलन्ना से, कौशल राज प्रसेनजित की बहन महाकोशला से और मद्र देश की रानी क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकोशला देवी के साथ दहेज में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया? तो चीन की यात्री फाहियान ने भारत पर भ्रमण किया। फाहियान कहाँ का चीनी यात्री था? फाहियान चीन का यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री का क्रम याद करने का तरीका है फांसी हुई। क्या हुई? फांसी हुई। ठीक है बच्चों। तो फा से फाहियान, सी से सितयुंग, हा से ह्वेनसांग और ई से इत्सिंग। फांसी हुई याद रखिए। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों की खोजना था। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा दक्षिण भारतीय राजवंश। चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम वंश। सातवीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली
हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। 7वीं 8वीं सदी में पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुआ, जिसका वास्तविक संस्थापक कौन था? जिसका वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था। माना जाता है इन्होंने अवन सिंह की उपाधि धारण की। सिंह विष्णु ने किसकी उपाधि धारण की? सिंह विष्णु ने अवन सिंह की उपाधि धारण की। पल्लव की राजधानी कांचीपुर थी। सिंह विष्णु के दरबार में कीर्तार्जुनीय लेखक भारवी के संरक्षण प्राप्त था। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण कराया। पांड्य वंश की राजधानी थी। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ने मदुरै के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो किसने मदुरै के आसपास के क्षेत्रों में शासन किया? डी। किसने मदुरै के आसपास के क्षेत्रों में शासन किया? तो पांडे ने मदुरै के आसपास के क्षेत्रों में शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये, मगर जो इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता है? तो करिकाल को सबसे महान माना जाता है। पूर्व चोल राजाओं में करिकाल को सबसे महान माना जाता है। पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करता था? तो महेंद्र वर्मन संस्कृत नाटक भी लिखा करता था। तो पल्लव वंश का कौन सा ऐसा राजा था जो संस्कृत नाटक लिखा करता था? मल्लिकार्जुन। महेंद्र वर्मन संस्कृत नाटक भी लिखा करता था। आइए व्याख्या देखते हैं। पल्लव वंश का राजा था महेंद्र वर्मन और इसके द्वारा लिखित जो नाटक है मतविला प्रहसन और भगवत जूकियम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। किस चालुक राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? तो पुलकेशियन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर 612 ईस्वी में हराया। चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल राजवंश का अंतिम शासक था राजेंद्र चोल तृतीय। वेरी इंपॉर्टेंट। चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? चोल राजवंश का अंतिम शासक था राजेंद्र चोल तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र चोल तृतीय था। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तंजौर थी। तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और इसकी स्थापना किसने की? विजयालय ने की। यह राज्य पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित है। कौन सा चोल राजा ने मालवी के द्वीपों में दरियाई विजय प्राप्त की? तो कौन से चोल राजाओं ने मालदीव के द्वीपों में दरियाई विजय प्राप्त की? राजा राम ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की। इनके विजय केरल, पांडे, सरहल, पश्चिमी गंग राजराज को प्रथम विजय केरल थी। राजराज की प्रथम विजय क्या थी? राजराज की प्रथम विजय केरल थी और अंतिम विजय थी मालदीव। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था। प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया। चेरों का शासनकाल संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था। उसने आधुनिक त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार, कोयम्बटूर और सलेम जिलों के प्रदेश सम्मिलित थे। जल्दी से जल्दी इस बुक को फिनिश करेंगे और फिर दूसरी बुक हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए रिवाइज करते रहिए। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? राजेंद्र चोल ने। तो राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमावर्ती राजवंश। विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे? तो विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक वकाटक थे। विंध्य शक्ति वकाटक राजवंश का संस्थापक था। वकाटक राजवंश कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग और बरार तक विस्तृत है। विंध्य शक्ति का उल्लेख वायु पुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा
प्रवरसेन प्रथम था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? प्रवरसेन प्रथम था। प्रवरसेन इस वंश का इकलौता शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। तो प्रवरसेन ने ही सम्राट की उपाधि धारण की थी। विंध्य शक्ति वंश का स्थापक कौन था? वकाटक था। ठीक है। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल यानी गोपाल। तो गोपाल पाल वंश का सबसे पहला राजा था। पाल वंश का संस्थापक और प्रथम राजा गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। या बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने, और धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान शासक था। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? तो दक्षिण भारत से संबंध किसका नहीं है? दक्षिण भारत से संबंध किससे का नहीं है? पाल का। पाल वंश का दक्षिण भारत से संबंध नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन कालीन साहित्य और साहित्यकार। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? मेगस्थनीज हैं। इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेगस्थनीज यूनान का राजदूत था। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है, मेगस्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगस्थनीज यूनान का राजदूत था। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त के दरबार में आया। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा और जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। तो इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं। मेगस्थनीज यूनान का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इंडिका किसने लिखी? इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी। वापस से वही क्वेश्चन। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? रामायण का संकलन किया। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? रामायण का। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की? शूद्रक ने मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की। शूद्रों ने मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की। मृच्छकटिकम एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। शूद्रक द्वारा रचित यहाँ इस नाटक में गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? कल्हड़ ने लिखी राजत रंगड़ी। कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी? कल्हड़ ने राजत रंगड़ी लिखी और ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर्षचरित किसके रचयिता हैं? हर्षचरित बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। राजत रंगड़ी के कल्हड़, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त और विक्रमोश्रवी कालिदास। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले भाषा में लिखे गए हैं। तो तमिल भाषा में लिखे गए हैं। संगम काल की भाषा क्या थी? तमिल थी। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस की रचना की? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है विशाखा दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो महाभारत को पांचवा वेद भी कहते हैं। महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं, पांचवा वेद भी कहते हैं। चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और इसको बोलने वाले को होत्री कहते हैं। महाभारत की रचना किसने की थी? कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास ने की थी महाभारत की रचना। निम्नलिखित में से किसने रघुवंश संकलित किया? तो रघुवंश के रचयिता कौन है? कालिदास। इस महाकाव्य में और कालिदास के अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभव है, मेघदूत है और ऋतुसंहार। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतुसंहार। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? पंचतंत्र दंत कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा
रचित मानी जाती हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया? तो भरत मुनि ने प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया। नाट्यशास्त्र नाट्यकला पर आधारित ग्रंथ है जिसकी रचना भरत मुनि ने 3री शताब्दी के पूर्व की थी। इस ग्रंथ में प्रतिभिज्ञा दर्शन की छाप है। इसके 36 अध्यायों में संगीत, नाटक और अभिनय की इसका संकलन है। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं बच्चों? अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और इसके बारे में देख लेते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक हैं वाराहिमिर। वाराहिमिर के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। वाराहिमिर ने त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए। वाराहिमिर ने त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण सूत्र दिए। साइन कॉस टेन, ठीक है। जो राजनीति दर्शन में कौटिल्य, व्याकरण में पाणिनि की और विधान में मनु का है। तिरुत्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुवल्लुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। यह किस भाषा में लिखा गया है? यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और महर्षि चरक ने चिकित्सा शास्त्र के व्यापक वर्णन इस पुस्तक में किया है। सुश्रुत को रूप में जाना जाता है। भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक जाना जाता है। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्जरी के जनक थे सुश्रुतु। राजा तरंगड़ी द्वारा किन राजाओं का वर्णन है? राजा तरंगड़ी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन है? कश्मीर। कल्हड़ द्वारा रचित राजा तरंगड़ी में कश्मीर के राजाओं का विशद व मोहक वर्णन किया गया है। इसके अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था। कश्मीर में जो सम्मेलन हुआ उसको कल्हड़ द्वारा रचित राजा तरंगड़ी में कश्मीर के राजाओं का विशद व मोहक वर्णन किया गया है। प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति लिखा गया है संस्कृत में। मनुस्मृति किसमें लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। इसमें चार वर्ण, 4 आश्रम, 16 संस्कार हैं। तो मनुस्मृति में 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, 16 संस्कार हैं। किसने लिखी? निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तो तिरुकुरल साहित्य जो है वो संस्कृत में नहीं लिखा गया है, वो तमिल में लिखा गया है। ता से तिरुकुरल और ता से तमिल भाषा, ठीक है। इनमें से कौन से एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो भास्कराचार्य एक भारतीय गणितज्ञ थे। नेक्स्ट पे आते हैं। भास्कर प्रथम भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। इन्होंने सबसे पहले हिंदू दशमलव पद्धति में लिखना प्रारंभ किया। इन्होंने आर्यभट्ट की कृतिकाओं का टीका भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा गणितज्ञ विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? लीलावती। तो लीलावती गणित विषय पर आधारित एक मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है जिसकी रचना भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर किया था। भास्कराचार्य की पुत्री का नाम लीलावती था और उसी के नाम पर उन्होंने लीलावती नामक पुस्तक की रचना की। मनुस्मृति को अंग्रेज में अनुवाद किसने किया?
तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज बुलर ने किया। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज बुलर ने किया। हर्षचरित द्वारा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? तो हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का उल्लेख किया गया है। हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है, तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। संस्कृत, प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला। नेक्स्ट चैप्टर है प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला। एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित हैं। ये गुफाएं एक द्वीप में स्थित हैं और एलिफेंटा की गुफाओं में 7 गुफाओं का सम्मिश्रण भी है। एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल अभिलेख। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़ा है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय से जुड़ा है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। इस अभिलेख के रचनाकार रविकीर्त हैं। इसमें पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन है। अजंता गुफा में चित्रकला भारत में बौद्ध के स्वर्ण युग का प्रमाण है। बौद्ध के स्वर्ण युग का प्रमाण है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लगभग 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण हैं। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है। रंगों की रचनात्मकता, विचारों की स्वतंत्रता एवं गुफा चित्रकारी का अद्वितीय नमूना होने के कारण यूनेस्को ने इसे वैश्विक धरोहर में सम्मिलित किया। अजंता के चित्र क्यों चित्रित करते हैं? अजंता के चित्र जातक कथाओं द्वारा चित्रित करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म में पहले वास्तुकला, गुप्त कला और ये बौद्ध धर्म का सबसे पहली वास्तुकला है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में हैं। 30 गुफाएं अजंता में हैं और 34 गुफाएं एलोरा में स्थित हैं। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं हैं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं। विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफा मंदिरों का बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन है? तो दूसरी सदी में बनाई गई थी। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम ने कराया। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह प्रथम ने कराया। और कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पोगाडा भी कहते हैं। और 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया। निम्नलिखित मंदिरों में किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो मैंने बताया पहले ही, कोणार्क के मंदिर को, सन टेम्पल को। सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया। एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने कराया? एलोरा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। वेरी इंपॉर्टेंट। और कहाँ पे स्थित है ये? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। 32 शैलीकृत गुफाएं हैं इसमें, जिसमें 16 में शिव मंदिर स्थापित है जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक प्रथम ने कराया।
बृहदेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर राजा चोल प्रथम ने बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर चोल काल का महानतम वास्तुकला का स्मारक है। निम्नलिखित में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? राजा चोल ने। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह चोल साम्राज्य के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया? ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया। चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन ने कराया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन ने कराया। पुरी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य का तटवर्ती शहर है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत का स्वामी। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। और 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया। उसके बाद और वहाँ के जो हीरे जवाहरात थे वो उसको लूटा। सोमनाथ मंदिर भारत के किस पश्चिमी तट पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ? काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो संगमरमर का मंदिर है। दिलवाड़ा कहाँ पे स्थित है बच्चों? दिलवाड़ा माउंट आबू में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं में स्थित कार्ले किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कार्ला की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले जो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाएं रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध हैं, पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित वैश्विक विरासत भीमबेटका पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी हैं। भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी हैं। कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार उजागर करता है? नागर शैली। खजुराहो मंदिर नागर शैली को उजागर करता है। किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया? तो चंदेल ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया। चंदेल ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसने कराया? रुद्रदेव ने कराया। 1000 पिलर टेम्पल ये क्या है? हिंदू टेम्पल है, हिंदू मंदिर है। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में के हनमकोंडा में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु, शिव और सूर्य की मूर्तियां हैं। काकतीय राजवंश के शासक रुद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण कराया। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर दिया क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और इसमें ना तो जंग लगती है और ना ही संक्षारित होता है। वह धातु से बनाया गया है, वह लोहा धातु से बनाया गया है।
मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है और मदुरई तमिलनाडु में आता है। यह हिंदू देवता शिव एवं उनकी भार्या देवी पार्वती को समर्पित है। यह हिंदू देवता शिव और उनकी पत्नी भार्या देवी पार्वती मीनाक्षी दोनों को समर्पित है। महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है। कहाँ पर? बिहार में महाबोधि मंदिर। गौतम बुद्ध ने 6वीं शताब्दी में इस वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया। निरंजना नदी के तट पर बौद्ध वृक्ष के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने गेंगकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया? तो राजेंद्र चोल फर्स्ट ने गेंगकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई? तो राजा खारवेल द्वारा खंडगिरी गुफाओं की खुदाई की गई। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण कराया गया? तो होयसल द्वारा। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया? विख्यात सांची स्तूप अशोक ने बनाया। अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व में लड़ा। तमिलनाडु द्वारा महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित है पल्लवों द्वारा। तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में इमारतों के समूह का निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया था। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिर स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शोर मंदिर कहाँ स्थित है? शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? पल्लव के शासनकाल में हुआ। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान है ओडिशा। गंधार कला एक बुद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और कुषाण के साम्राज्य में हुआ। श्रवण बेलगोला कहाँ पे स्थित है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण गोमतेश्वर बाहुबली स्तंभ है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर थे। प्राचीन काल में यह स्थान जैन धर्म और संस्कृति का महान केंद्र है। जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का परित्याग कर अंतिम दिन मैसूर के श्रवण बेलगोला में व्यतीत किया। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं और कल से हम राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।